हो अगले बार क्लियर आईएएस तुम बनो। हो सकता होनहार बीरवान के हो चीकने पात, कुछ जन्मजात ही इनके ऐसे लक्षण थे। ऑल इंडिया रैंक 26 लाख स्टडी से भी सीमित संसाधनों में बेहतर तैयारी करके अच्छे परिणाम लाए जा सकते। सीता शर्मा मौजूद हैं जो धैर्य और सतत परिश्रम की एक मिसाल कायम की। और गिर कर उठना, उठ कर चलना यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। शुरू से शुरू करने से पहले इस बात से शुरू करते हैं कि इस खुशी की शुरुआत कहाँ से हुई। और मेरे जितने रिजल्ट्स होते हैं वो मेरा भाई चेक करता है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है उस पीडीएफ में अपना नाम ढूंढने की। हमारे घर में कलेक्टर बन गई और मम्मी मेरे रूम में भागती हुई आई कि 26वीं रैंक आ गई। मैंने रोल नंबर मिलाए कई बार कि मेरा ही रोल नंबर है या नहीं है। भगवान का रोल सबसे बड़ा यही होता है कि जो होप होती है वो हमें किसी पर विश्वास रखने से मिलती है। मैं नीव करौली महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो जब रिजल्ट आया और मैंने देखा कि मैं सिर्फ 14 मार्क्स से सिलेक्ट नहीं हुई, एक बार और ट्राई करके देखो, तो उनका जो सपोर्ट रहा कि छोड़ना नहीं है, करना है ऐसी चीज़। हमारे जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में, अगर आप भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े तो आपको पता होगा कि कई सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं। जी ने बचपन से मुझे जो भाषण प्रतियोगिता होती है, प्रश्न मंच प्रतियोगिता होती है, पार्टिसिपेट कराया। बल्कि शिक्षा समिति की शिक्षाएं और उनका प्रारूप ऐसा है कि आपके अंदर वो संस्कार। नेट जेआरएफ है, 3 साल के लिए एप्लीकेबल है, अटेम्प्ट भी देते हैं सीरियसली। 3 अटेम्प्ट हो चुका, छोड़ो जाने देते हैं। ऑप्शन हो जाता है ना तो थोड़ा सा आदमी डेविएट होने लगता है। क्या नहीं पढ़ना है वो बताने वाला व्यक्ति चाहिए। मैंने सेल्फ स्टडीज तैयारी की, मैं खुद से पढ़ने में मोटिवेशन प्लस गाइडेंस का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि मतलब मैं किसी एस्पिरेंट को भ्रमित नहीं करूंगी ये कहकर कि एग्जैक्ट जो मेन चीज है कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। क्योंकि ऑप्शनल चूज करने में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा ऑप्शनल चूज करते समय क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पैरामीटर्स अपने माइंड में रखें। सब ऑलरेडी एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, तो मैंने कभी एनसीईआरटी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी। आंसर राइटिंग के लिए कैसे बच्चे प्रैक्टिस करें और कैसे? आंसर राइटिंग तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट, जैसे इससे क्या क्वेश्चंस पिछले साल आपके या पास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न है, और उस आंसर को खुद लिखने की प्रैक्टिस करें। तो शुरू से ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन यही है कि जो टॉपर्स के आंसर्स इंटरनेट पे पड़े होते हैं आप उन्हें देखिए, उनसे ज़्यादा है। तो बहुत लिखती थी पर मैंने किसी टॉपर के आंसर नहीं देखे थे। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं जो लिख रही हूँ अच्छा लिख रही हूँ। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इससे कैसे आपने पार पाया? मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करती थी। रिवॉर्ड की तरह आप उसे यूज़ करो तो आपको उससे पूरी तरह कटने की ज़रूरत नहीं है। एम्पैथेटिकली कम होना, एम्पैथेटिकली ज़्यादा होना है, लेकिन कहाँ तक होना है उस क्वेश्चन को भी अपने आप को देख के चलना पड़ेगा। इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना है, खुद अपने फ़ायदे के लिए भी और समाज के फ़ायदे के लिए भी। ये चीज़ पहले मेरे बेटे ने मुझे ही फ़ोन किया, डॉक्टर बहन आ गई है, मेरी ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे, क्या है बेटा तुम्हारी 26वीं रैंक आई है। मैं अपने भगवान जी को सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा करा ना, हम लोग कुछ नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना जरूर है। बेटियों को अपनी कम नहीं समझें। मैंने अपनी बेटी से कहती हूँ बेटा तुम अपनी पढ़ाई पहले। मेरी जो भी वीकनेस है कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं, किस वजह से वीकनेस है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग परेशानियाँ होती हैं, प्लीज़ उस पर काम करें। अगर आप बार बार अटैम्प्ट बस देते जाएं बिना सोचे समझे, इस ट्रैप में ना फंसे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सीएससी की परीक्षा देश या यूँ कहें दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिसने ऑल इंडिया रैंक 26 ला करके यह साबित कर दिया कि घर रह करके सेल्फ स्टडी से भी सीमित संसाधनों में बेहतर तैयारी करके अच्छे परिणाम लाए जा सकते हैं। और केवल सिलेक्शन ही नहीं लिया जाता यूपीएससी में, रैंक भी ला करके दिखाई जा सकती है। साथ ही सीता शर्मा मौजूद हैं जो धैर्य और सतत परिश्रम की एक मिसाल कायम की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू और बहुत बहुत बधाई इस रैंक के लिए। थैंक सो मच। शुरू से शुरू करने से पहले इस बात से शुरू करते हैं कि इस खुशी की शुरुआत कहाँ से हुई और रिजल्ट जब आपने चेक किया, एक मोमेंट वो होता है रोल नंबर और नाम मैच कर, बार बार जी फ्लैश करता है वो मोमेंट, और फिर किसको सबसे पहले आता है? जी एक्चुअली रिजल्ट मैंने चेक नहीं किया था। मेरे जितने रिजल्ट्स होते हैं वो मेरा भाई चेक करता है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है उस पीडीएफ में अपना नाम ढूंढने की। तो मैं यहीं पर थी, मेरा भाई उस वक्त प्रयागराज में था। उसने रिजल्ट चेक करा, उसने मम्मी को कॉल किया, उसने कहा कि मम्मी हमारे घर में कलेक्टर बन गई। और मम्मी मेरे रूम में भागती हुई आई कि 26वीं रैंक आ गई। तो बस उसके बाद मैंने भी 2-3 बार चेक किया, क्योंकि विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्योंकि इस बार 2 इशिता शर्मा सेलेक्ट हुई हैं, तो मैंने रोल नंबर मिलाए कई बार कि मेरा ही रोल नंबर है या नहीं है। तो बस हाँ, ऐसे एक बड़ा मोमेंट होता है वो पीडीएफ में बार बार अपना रोल नंबर और नाम मैच करना। सबसे पहले आपने किसको बताया इसके बारे में? फिर एक्चुअली मैंने सबसे पहले अपनी नानी को बताया कॉल करके। हाँ, अभी डिस्कस मैं कर रहा था तो पता चला कि घर परिवार में बड़ा आध्यात्मिक माहौल रहा है। कितना योगदान होता है जब हम तैयारी करते हैं तो उस स्तर पे कई बार ऐसी चीज़ें आते हैं, मन करता है कि यार अब बहुत हो रहा है, छोड़ दो। जैसा कि आपका भी चौथा प्रयास था, 3 प्रयासों में शायद 3rd में आपने इंटरव्यू तक फेस किया, फिर असफलता मिली, तो वहाँ उस शिखर पे जा करके फिर से हम 0 पे आ जाते हैं, फिर पीटी मेंस, फिर ऑप्शनल, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और घर परिवार का जो आध्यात्मिक माहौल है उसको लेकर के कितना सपोर्ट मिला?
भगवान का रोल सबसे बड़ा यही होता है कि जो इतना अनसर्टेन टाइम होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, उस वक्त जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो हमें किसी पर विश्वास रखने से मिलती है। और उस वक्त जो कोई भी सुप्रीम पावर है, मैं नीम करौली महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत नहीं होगा, ठीक है, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। तो उस वक्त वो विश्वास बहुत काम आता है, उम्मीद बहुत काम आती है। तो ये सबसे बड़ा रोल रहा। और अगर मैं फैमिली की बात कहूँ तो फैमिली, जैसे कि जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू दिया था और जब रिजल्ट आया और मैंने देखा कि मैं सिर्फ 14 मार्क्स से सिलेक्ट नहीं हुई, तो मुझे उस वक्त यही लगा कि शायद किस्मत में नहीं है, अब ठीक है, अब छोड़ देते हैं, अब दूसरी जगह देखते हैं, हो गया जितना कर सकती थी मैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने यही कहा कि नहीं, तुम एक बार फिर से दो, ब्रेक लेके दो, जैसे करना है करो, बट एक बार और दो बेटा, एक बार और ट्राई करके देखो। तो उनका जो सपोर्ट रहा कि छोड़ना नहीं है, करना है इसी चीज़ को, बहुत अहम होता है ये, क्योंकि बहुत एक लंबी लड़ाई होती है। जिस दिन आप तैयारी करने का निर्णय लेते हैं, उस दिन से ही आपकी असली तैयारी की परीक्षा शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और घर परिवार का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट बहुत अहम रोल निभाता है। बगल में आचार्य जी भी हैं, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी कि मार्गदर्शन में हुई है। कितनी खुशी हुई आपको जब ये सूचना आपको मिली? तो हमको सुबह जैसे सूचना मिली, पेपर में कोई बताया कि इशिता शर्मा का 26वां रैंक है, तो संजोग से मैं गया, पेपर देखा, और पेपर देख करके चूँकि स्कूल जाना था, तो जैसे ही मैं तैयार होकर के वो गेट के बाहर निकला, तब तक इशिता का फ़ोन आया कि आचार्य जी मैं इशिता बोल रही हूँ। हम कहे बेटा कहाँ हो तुम, गोरखपुर हो बाहर हो? तो इन्होंने कहा नहीं मैं आपके स्कूल पर हूँ। तो वहाँ गई और पिताजी थे और इशिता थी बाहर खड़ी थी। हमको तो इतना खुशी हुई, कभी रात में भी 2-3 बार मैं आँख खुलती है तो ही देखती हूँ, क्योंकि इशिता की सहजता और जैसे मिलने का शायद इनके अंदर एक किसी से मिलना, किसी को कैसे सम्मान देना और किसी के साथ कैसे चलना, जो आज के युग में हमको लगता है हज़ारों बच्चों में शायद एक आध लोगों में है जो इनके अंदर गुण है। किसी का धधाग मिलना, कैसे रिस्पेक्ट करना, और ये निश्चित रूप से कुछ तो अपने होनहार विद्वान के होठ चीकने पात, कुछ जन्मजात ही इनके ऐसे लक्षण थे कि मुझे लगा पिछले बार जब मैं आया तो ये थी और कहीं हमारा नहीं हो पाया, पापा दुखी थे। और मंगल के बेटा हो सकता है कि कलाम जी भी ऐसे दुखी थे, और हो सकता है ये पद तुम्हारे अनुकूल ना हो, अगले बार क्लियर IAS तुम बनो, हो सकता है आपकी पोस्ट ऑफिस में जाती और गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। ऐसे मैं कही और फिर आऊँगा जब अगली बार तुम IAS कहीं की DM बन जाओगे तब आएंगे। तो आज मैं संयोग से ऐसे आ गया मिलने इस तरह से। आचार्य जी ने बताया बहुत मिलनसार और व्यवहारिक। तो मुझे लगता है चूँकि मैं भी शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ, तो इस गुण का जो बीजारोपण होता है वो बचपन में उसी समय होता है। और शिशु मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रक्रिया है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा दीक्षा का, जो प्रार्थनाएं होती हैं, तो इसका गुण का जो बीजारोपण है उसी समय हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके व्यवहार में भी परिलक्षित हो रहा है, आचार्य जी बता रहे थे। भाई जब हमारे जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में, अगर आप भी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े तो आपको पता होगा कि कई सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रांत लेवल पे, क्षेत्र संस्कृति ज्ञान परीक्षा, विज्ञान प्रश्न मंच। तो आचार्य जी ने बचपन से मुझे, जो भाषण प्रतियोगिता होती है, प्रश्न मंच प्रतियोगिता होती है, उन्होंने मुझे बचपन से इनमें पार्टिसिपेट कराया। बल्कि मैं जो इतना बोलती हूँ, जो भी है, ये जो भी चीज़ है वो आचार्य जी को अच्छे से पता है। वो बचपन में उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा है खड़े होते हुए कि मैं शुरू से कैसे बात करती हूँ, बोलती हूँ। तो स्कूल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिसको PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। निर्माण बचपन में ही हो जाता है। और शिशु मंदिर और शिशु शिक्षा समिति की शिक्षाएं और उनका प्रारूप ऐसा है कि आपके अंदर वो संस्कार ऑलरेडी वो डेवलप होने लगते हैं। तैयारी को लेकर के कहाँ से मोटिवेशन मिली कि हमें नहीं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जाना है, सिविल सेवक ही हमें बनना है? जी ऐसा था कि मैं अपने DU से कॉमर्स, फिर उसके बाद इधर स्विच करना। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके बाद, उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए मैंने नेट JRF का पेपर दिया था, जो कि मेरा एक बार में क्लियर हो गया था। तो मुझे ये लगा मेरे पास JRF है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग, क्योंकि मेरे कई क्लासमेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरा भाई भी कर रहा था, तो मैंने देखा कि सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डाइवर्स है, पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ के देख लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो जब मैंने उसे पढ़ा, अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि अब इसी चीज़ को परस्यू करते हैं। नेट JRF है, 3 साल के लिए एप्लीकेबल है, अटैम्प्ट भी देते हैं सीरियसली। तो बस फिर मैंने साथ में इसकी पढ़ाई करी, अटैम्प्ट दिया, और फिर बस चीज़ें होती। एक चीज़ अहम होता है कि जब हमारे पास विकल्प बेहतर हो जाता है, जैसे DU से कॉमर्स करना, फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर कर लिया, तो होता है कि यार है तो ठीक ठाक। एग्जैक्टली। तो फिर 3 अटेम्प्ट हो चुका, छोड़ो जाने देते हैं। है तो एक ऑप्शन, जब ऑप्शन हो जाता है ना तो थोड़ा सा आदमी डेविएट होने लगता है। बिल्कुल, उसको कैसे आपने कॉप अप किया फिर?
एक्चुअली वो 3 जो मैंने बताया कि मुझे 3 साल का जो JRF एप्लीकेबल होता है वो चीज़ 2021 में ही ख़त्म हो चुकी थी। तो वो एक पहले अहम मुद्दा ये भी था जी उसके जी वो पीछे। ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे पता था कि मेरा बैकअप प्लान तो एक्सपायर कर चुका है, तो अभी ठीक है, अभी मुझे बैकअप प्लान बिल्ड करने के लिए अब दूसरी जगह पे दोबारा काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं UPSC करती हूँ, वो भी करती रहती हूँ, तो यही चीज़ थी। तैयारी की शुरुआत कैसे हुई? और GS बहुत जी। बड़ा सागर है एक, जी जी और एक दौर था जब हमें ये नहीं पता होता था कि पढ़ना क्या है। आज वो दौर हो चुका है कि मटेरियल्स की भरमार है, बिल्कुल। हर कोचिंग सेंटर्स या मार्केट में हर तरीके से। आज ये इम्पोर्टेंट रोल है कि क्या नहीं पढ़ना है वो बताने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन सुनने में आ रहा आपने सेल्फ स्टडीज़ तैयारी की, तो इस तरीके से तैयारी करने में, खुद से पढ़ने में मोटिवेशन प्लस गाइडेंस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितने मार्केट में मटेरियल्स के बीच में क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, और फ्रेमिंग वगैरह क्वेश्चंस की किस प्रारूप पे हो रही है, उसको कैसे हम टैकल करें। तो कैसे आपने किससे सपोर्ट लिया है ये? जी, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी, मतलब मैं किसी एस्पिरेंट को भ्रमित नहीं करूँगी ये कहकर कि एग्जैक्ट जो मेन चीज़ है कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि कोचिंग की ज़रूरत है। जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त मटेरियल इतना ज़्यादा है कि इंसान को यही नहीं पता होता है उसे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। कोचिंग जब आप करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आपको वही चीज़, आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से गाइडेंस लेनी है, कहाँ से मेंटरशिप लेनी है, क्या है। मेरे साथ अच्छी चीज़ ये थी कि क्योंकि मेरे भाई ने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी, तो मुझे वो गाइडेंस मिल गया था, और इस वजह से मुझे कोचिंग की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तब भी मैंने अपने जो ऑप्शनल है उसकी ऑनलाइन कोचिंग ली थी, क्योंकि उसका मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। इस वजह से मुझे दूसरे सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लेनी पड़ी, पर मैंने ऑप्शनल की रैंकर से कोचिंग ली थी, और जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। अच्छा, ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट आपका? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स तो आपका ऑलरेडी था ही। जी जी, वो मेरा बैकग्राउंड ज़रूर था, लेकिन UPSC का जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है वो हमारे नॉर्मल कॉमर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स दूसरे हो जाते हैं। कई सब्जेक्ट्स है जो मैंने पहले नहीं पढ़े थे, जो मुझे UPSC के लिए स्पेशली पढ़ने पड़े हैं। ऑप्शनल चूज़ करने में भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किसी का सिलेबस छोटा है तो इसको लेते हैं, किसी में मार्किंग अच्छी है, किसी में ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, किसी के मटेरियल्स हैं, किसी के नहीं हैं, ये भी एक अहम रोल होता है। तो जो एस्पिरेंट्स हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या बताना चाहेंगी कि ऑप्शनल चूज़ करते समय क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या पैरामीटर्स अपने माइंड में रखें? जी, जैसे कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो भी ऑप्शनल, हर साल किसी ऑप्शनल के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, उस ऑप्शनल से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो एक टेंडेंसी होती है कि हम भी लग जाती है जी कि हम भी लिटरेचर से सिलेक्ट हो रहा तो हम भी लिटरेचर ले लेते हैं, हम भी सोशियोलॉजी ले लेते हैं, हम भी PSIR ले लेते हैं, ले लिए हम जी जी जी, ऐसी चीज़ें होती हैं। बट मेरा यही सजेशन है कि अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड से हैं, जैसे कि मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से हूँ, तो ऐसे ऑप्शनल चूज़ करने से पहले आप पेपर देख लें और अपना कैपेबिलिटी देख लें कि क्या आप 3 घंटे में उस पेपर को टैकल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड फील्ड के पेपर होते हैं वो टफ होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका लेवल बहुत अच्छा लेवल हो जाता है, जी, वो जी, आपका जी, नॉर्मल UG PG के लेवल से थोड़ा सा एडवांसमेंट। और लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ उस सब्जेक्ट में है तो आप उसको बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मुझे पता था कि कॉमर्स मेरी स्ट्रेंथ है, मैं न्यूमेरिकल अगर कितना भी टफ आए तो मैं उसे टैकल कर लूँगी, और इस वजह से मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी चूज़ किया था। तो मैं जो भी बच्चे हैं जो स्पेशलाइज्ड फील्ड से, उनको मेरा यही सजेशन है कि बहुत सोच समझ के अपना ऑप्शनल चूज़ करें। मीडियम आपका इंग्लिश रहा? जी। अच्छा, तैयारियों में सॉर्ट आउट्स करने में बुक्स वगैरह की क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है? कौन कौन से बुक्स को आपने प्रीफर किया, वो भी अगर एस्पिरेंट्स को पता चल जाए बच्चों को। मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी। कई लोग बताते हैं कि NCERT एक फाउंडेशन होता है, उसे पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आजकल जो बुक्स आ रही हैं, जो भी कोचिंग की या फिर जो भी एडिशनल मटेरियल लोग यूज़ करते हैं, वो सब ऑलरेडी NCERT को कवर कर लेते हैं, तो मैंने कभी NCERT एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी। जैसे कि मैंने सबसे पहले विज़न का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, जिसमें एक बेसिक आपको नॉलेज मिल जाती है उसमें सारी, मैंने वो पढ़ा था। और जो एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, हिस्ट्री के लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, वो सारी किताबें मैंने भी पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने वैल्यू एडिशन के लिए अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए IS हब करके एक कोचिंग है, उनकी एक 150 रुपीज़ की बुकलेट आती है जिसमें वो डायग्राम और कीवर्ड्स ये सारी चीज़ें देते हैं, मैंने वो यूज़ किया था। और अपने 2023 का जो मेरा अटैम्प्ट था जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, उसमें मैंने IS हब का ही मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसमें मुझे अगेन आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। अच्छा, अभी आंसर राइटिंग की बात हुई, बहुत बड़ा रोल होता है आपको 7-8 मिनट में वो सारी अपनी क्वेश्चन की फ्रेमिंग, पहले क्वेश्चन समझो, फ्रेमिंग करो, फिर उसके बाद अपने वर्ड्स को रखो, उसमें इन्फोग्राफ्स वगैरह बना करके आपको 7 से 8 मिनट में सम अप करना पड़ता है। आंसर राइटिंग के लिए कैसे बच्चे प्रैक्टिस करें और कैसे उस चीज़ को कॉप अप कर पाएंगे ताकि हम उतने कम समय में अपनी बात को कम शब्दों में वहाँ पे रख पाएं? मेरे और उसकी जो स्टार्टिंग है उसकी प्रैक्टिस की, वो तैयारी के समय से शुरू करें कि
पीटी के बाद से कुछ लोग लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब हम टॉपिक कवर करते जाएं तो साथ में आंसर राइटिंग मेंस की प्रैक्टिस करें, क्या सही रहता है इसमें? नहीं, आंसर राइटिंग तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट, जैसे जैसे आप देखें कि आप सिलेबस में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका पॉलिटी का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, तो आप देखें कि उससे क्या क्वेश्चंस पिछले साल आपके या पास्ट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या पैटर्न है, और उस आंसर को खुद लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीटी के बाद जो 2 महीने मिलते हैं उसमें आप आंसर राइटिंग करेंगे तो फिर चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो टाइम इतना कम होता है कि आपको सिलेबस को रिवाइज भी करना होता है, आंसर राइटिंग भी करनी होती है, टेस्ट भी देने होते हैं, तो उस वक्त वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो आपको ये चीज़ अपने जो भी आपका 1 या 2 साल का टाइम है प्रिपरेशन का, आपको शुरू से ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन यही है कि जो टॉपर्स के आंसर्स इंटरनेट पे पड़े होते हैं, आप उन्हें देखिए, उनसे ज़्यादा हेल्प आपको किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। मेरी जो लास्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं आंसर्स तो बहुत लिखती थी, पर मैंने किसी टॉपर के आंसर नहीं देखे थे। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं जो लिख रही हूँ अच्छा लिख रही हूँ और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो ठीक है, सब बढ़िया है। बट अपना जो मैंने लास्ट ये जो अटैम्प्ट था, इसमें मैंने टॉपर्स के आंसर्स को बहुत फॉलो किया, खूब देखा कि वो क्या चीज़ है वो यूज़ कर रहे हैं, बस उसी चीज़ को ऑब्जर्व करिए, उस हिसाब से आंसर्स लिखिए। अभी नेट का जिक्र आया, टॉपर्स के आंसर्स कॉपी वगैरह पड़ी हुई नेट पे, बहुत बड़ा एक मुद्दा है एस्पिरेंट्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं फील्ड में, डेविएशन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इससे कैसे आपने पार पाया? बहुत बड़ी लत एक हो चुकी है उस पर। 4 मिनट के लिए अगर हम जाते हैं तो 4 मिनट कब 4 घंटे निकल जाता है पता नहीं चलता। स्क्रॉलिंग बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। बिल्कुल। इशिता शर्मा ने सोशल मीडिया को कितना यूज किया, कितना नहीं किया, और कैसे पार पाया इस लत से? नहीं, मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि सिविल सर्विसेज के टाइम पे मैं शुरू से नहीं हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करती थी। आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब ये बात कहना बहुत आसान है पर इसको बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं वही बात है, इंटरनेट को मैं बिल्कुल रिवॉर्ड की तरह यूज़ करती थी। जैसे मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ऐसा होता था कि मैं जब पूरे दिन मैंने पढ़ाई कर ली तो अब रात में सोने से पहले 15 मिनट के लिए एक कॉमिक्स पढ़ लूँगी। तो एक रिवॉर्ड की तरह आप उसे यूज़ करो, तो आपको उससे पूरी तरह कटने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को बैलेंस करके चलो, यही मेरा मानना है। और इंटरनेट का इस्तेमाल आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए करो, जैसे कि मैं अपने हेडफोन्स लगा के जब भी इंटरनेट यूज़ करती थी तो या तो न्यूज़ देखती थी, पॉडकास्ट देखती थी, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप उसके लिए यूज़ करो उसे। करंट अफेयर एक बहुत अहम रोल होता है। करंट अफेयर के लिए आपने कैसे तैयारी की और किन किन सोर्सेज को आपने यूज़ किया करंट अफेयर के लिए? क्योंकि बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया है और क्या नहीं पढ़ना है, किससे कहाँ कौन से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। जी। करंट अफेयर के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस और जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसे बहुत रिलीजियसली फॉलो करा। और उसके अलावा यूट्यूब पे एक चैनल है वेंटेज विद पलकी शर्मा उसको होस्ट करती हैं। उनकी जो न्यूज़ है वो मैंने बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करी है। पिछले 2-3 साल से मैं उस चैनल को फॉलो कर रही हूँ। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव होता है, उन्होंने पूरा इलेबोरेट करके चीज़ों को बताई रहती है। बिल्कुल। तो जियो पॉलिटिकल जो न्यूज़ है, जिस वे में वो उसको पूरा एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा होता है वो। अच्छा, आईएएस, प्रॉपर आईएएस आपको मिल रहा है और आगे चल के काफ़ी ढेर सारी चुनौतियाँ आएंगी लोक सेवा में, सामने पब्लिक डीलिंग भी फेस करना पड़ता है और तमाम तरीके की चुनौतियाँ आती हैं। ग्राउंड लेवल पे कुछ और रहता है और सबऑर्डिनेट और ऊपर के लेवल पे कुछ और रहता है। उसको मैनेज करने के लिए क्या दिमाग में चल रहा है और कैसे इन सब चीज़ों को टैकल किया जाएगा? और जो सामने है, चूँकि एथिक्स में सिंपैथी पढ़ाया जाता है, आपको सिंपैथेटिकली कम होना है, एम्पैथेटिकली ज़्यादा होना है, लेकिन कहाँ तक होना है उस क्वोशेंट को भी अपने आप को देख के चलना पड़ेगा। सामने वाला जो आया है उसकी भावना को, उसकी पीड़ा को हम समझे ही ना, बल्कि खुद को उस स्तर पर रख के देखें, उसके साथ समानुभूति रखें कि किस दर्द से वो गुजर रहा है, तब हम उसके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसको कैसे इशिता शर्मा कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस थ्योरी को वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में? क्या चल रहा है कुछ दिमाग में? जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ आए ना आए, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना है, खुद अपने फ़ायदे के लिए भी और समाज के फ़ायदे के लिए भी, ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। तो बाकी चीज़ें मैं ट्रेनिंग में सीखूंगी होपफुली पर अभी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है मेरे अंदर। मैं अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ। तो हाँ, इशिता शर्मा की माता जी भी हमारे बगल में बैठी हुई हैं। बिटिया कलेक्टर बिटिया हो चुकी है। इनसे जानेंगे कि कितनी खुशी हुई और घर का जो माहौल था वो कैसा शुरू से सुनने में आ रहा है, आध्यात्मिक रहा और बहुत सपोर्ट मिलता है घर के माहौल को, क्योंकि ये बहुत लंबी तैयारी होती है। ये कोई छोटा मोटा वनडे एग्ज़ाम का कंपटीशन नहीं है कि आप कुछ दिनों में इसको टैकल कर पाएंगे। बहुत लंबी तैयारी होती है, 4 साल 5 साल 6 साल लगातार लगना पड़ता है। पता जब चला तो कितनी खुशी हुई कि बिटिया तो अब कलेक्टर बिटिया हो चुकी है। भैया, मुझे सबसे पहले मेरे बेटे ने मुझे ही फ़ोन किया कि मम्मा आपके घर में एक कलेक्टर बहन आ गई है तो सुन के बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि जाने मेरी ज़मीन पे पैर नहीं पड़ रहे, क्या है मुझे समझ में नहीं आया उस समय। मैंने जल्दी से इसको बोला, मैं ईशा जल्दी से बेटा तुम्हारी 26वीं रैंक आई है। पापा को, इनके पापा भी भाग के आए, मतलब पापा दूसरे रूम में सो रहे थे।
फिर मैं अपने भगवान जी को सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा करा कि आपका सबसे बड़ा रोल आप ही का था भगवान, आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो बस फिर अभी इशिता के पिताजी बता रहे थे कि घर का माहौल जो है बहुत आध्यात्मिक रहता है, हमेशा पूजा पाठ वगैरह एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है, और घर से ही रह के इशिता ने तैयारी की। जी जी जी। तो कितना रोल रहता है घर परिवार का और माहौल का इन सब चीज़ों में? और बचपन में इशिता कितनी शैतान थी, अब तो कलेक्टर हो गई हैं तो काफ़ी चीज़ों को। नहीं, मेरी बेटी शैतानी तो बहुत उसने कभी नहीं करी। बहुत सीधी सी कि कभी गलती भैया करता था, भैया का नाम भैया फिर कह देता था करेगा बेटा गलती, वो कहेगा नहीं मम्मा उसने करी। वो छोटी सी थी, कहती नहीं सॉरी मम्मी मैंने कुछ नहीं करा है, मम्मा मैंने कुछ नहीं किया है। तो बस, और फिर मैं ये सोचती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं अपनी बेटी को छोटी सी थी जब कि मैं इसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करवाऊँगी, चाहे एक स्कूल में टीचिंग का ही जॉब करवाऊँ, बीटीसी करवाऊँ या कुछ। और हाँ, ये जब इसकी जैसे जैसे पढ़ती गई, बड़ी होती गई और इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा रुचि देख के तब मुझे लगा कि नहीं इससे कुछ करवाऊँगी ज़रूर मैं। तो बस हाँ, अभी इंटर आप करने बता के रही बाद थी इसने, कि हाँ, मुझे ये था, मेरा ध्येय था कि इसे हाँ, इंडिपेंडेंट इसे बनाना है। इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूर है। और फिर क्या बस मैसेज देना चाहेंगी माताजी लोगों को? घर परिवार का माहौल और काम मत बच्चों की कराया पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके स्तर को अपलिफ्ट कर देता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी कलेक्टर बिटिया की माताजी, बाकी लोगों को, बाकी माताओं लोगों को? सभी माताओं बहनों से मैं यही कहूँगी कि बेटियों को अपनी कम नहीं समझें। मैंने अपनी बेटी से आज तक, मतलब आज तक क्या, जब ज़रूरत होती है तो मैं उसे किचन में बुलाती हूँ, नहीं तो मैं कहती हूँ बेटा तुम अपनी पढ़ाई पहले मेरे लिए, क्योंकि ये था कि मैं तुमको जो करवाना है मुझे वो ही तुम्हें करना है बस। और मेरी ये शुरू से इच्छा थी। फिर बीच में जैसा इसने बताया कि तीसरे अटेम्प्ट में इसका नहीं हुआ, ये बहुत निराश हो गई थी। बीच में इनके पापा और इनका ये होता था कि जन्म पत्री दिखा लो, कहीं जन्म पत्री इसकी दिखाओ, कुछ होगा कुछ नहीं होगा जो भाई पता चल जाएगा। उस समय मैंने कहा नहीं, जन्म पत्री हम नहीं दिखाएंगे, जो होना होगा और यही करेगी। अभी इसके पास 3 अटेम्प्ट बाकी हैं और तीनों अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ऊपर वाला भगवान जी हमारी ज़रूर सुनेंगे वो। और आज उसका नतीजा ये है कि ये सफल हुई है। और मैं सभी माताओं बहनों से ये कहूँगी कि भाई बच्चे, लड़कियों पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उनसे एक तो काम कम करवाएं। काम, क्योंकि माताएं ये कहती ना अरे तुम्हारी इतनी उम्र हो जाएगी, शादी करनी है, हमको ये करना है। तो हम ये सोचते हैं कि जब बच्चों के पास जिम्मेदारी आएगी, हम लोगों ने भी उतना काम नहीं किया घर पे, शादी के बाद जब जिम्मेदारी आई तो अपने घर में सब हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हम भी ये सोचते हैं कि ये भी हो आगे बढ़ के, या मतलब काम करने में कोई वो नहीं करेंगी, कर लेंगी, संभाले रहेंगी सबको अपनी। परिवार में खुशी का माहौल है, आचार्य जी लोग, विद्यालय भी खुश है, गोरखपुर खुश है, पूरा पूर्वांचल खुश है। इशिता शर्मा ने AIR 26 रैंक ला करके पूरे पूर्वांचल का मान बढ़ाया है। एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? इशिता का मैसेज क्या है उनके लिए जो इस फील्ड में लगे हुए हैं? मेरा यही है कि अगर आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी जो भी वीकनेस है कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं, किस वजह से, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या वजह है, CSET नहीं हो रहा है क्या वजह है, मेंस में मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या आपके आंसर लिखने में प्रॉब्लम है या फिर आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो भी अपनी वीकनेस है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग परेशानियाँ होती हैं, प्लीज़ उस पर काम करें। अगर आपको लगता है कि आपको उसके लिए 1 साल का वक्त लेना पड़ेगा, आप लेके करें, अपने अटैम्प्ट वेस्ट ना करें। लेकिन इस ट्रैप में जो कि हम बार बार अटैम्प्ट बस देते जाएं बिना सोचे समझे, इस ट्रैप में ना फंसें। ये बात मैं शुरू से कह रही हूँ, अब फिर से कहूँगी कि अपनी वीकनेस पे काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। और जिस कलम की ताकत आपको मिल रही है, उम्मीद है कि उससे पीड़ित लोगों के कल्याण में हमेशा प्रयोग किया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन जो है वो वहाँ काम आएगा, और पीड़ित लोगों के साथ आपका जो कलम है वो हमेशा इंसाफ करेगा। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।